नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर रखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर 5th है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे और फिर बाद में हम रिजल्ट निकालेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है। तो सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं वन बाय वन। यहां पे आपको बोल रखा है पहले पर्सन में, यदि किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए z माइनस 2 बटा z प्लस 2 का मोड 1 के बराबर हो तो z कहां स्थित होगा। ऑप्शन आपके पास वास्तविक अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर, वृत्त पर और परवलय पर। इन चार में से आपको सही पे टिक का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये जो z है ना, पहले तो ये देखो कि ये जो मापांक के अंदर दे रखा है, तो मापांक की मैं जो गुणधर्म है, ये जो मॉडुलस है, इसकी प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं तो सेपरेट मोड यूज कर सकता हूं, ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे। इक्वल क्या था, 1 था। ठीक है, अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो मैं z प्लस 2 को 1 के पास भेज देता हूं, z प्लस 2। ओके, ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। z को मैं x प्लस आइटा y बोल देता हूं और माइनस 2, यहां भी x प्लस आइटा y प्लस 2। ठीक है, अब इनका मापांक हमको निकालना है, तो इसका मापांक निकालने से पहले इसका जो रियल पार्ट है उसको मैं एक साथ लेता हूं, यानी x माइनस 2, और इमेजिनरी पार्ट को पीछे लिखता हूं आइटा y। ऐसे ही यहां पे x प्लस 2 प्लस आइटा y। अब इनका मैं मोड फाइंड करूंगा। ठीक है, वो क्या आएगा, रूट के अंदर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आइटा, आइटा का जो गुणांक है उसका वर्ग और वास्तविक भाग का वर्ग, उन दोनों का योग रूट के अंदर। इधर भी रूट के अंदर आएगा तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट हटा दिया। ठीक है, तो इधर भी रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर किया और आइटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया। अब इनको सोल्व करना है, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x 4x, सॉरी 4x, यहां भी 4x आएगा, 2a भी करेंगे ना तो 4x आएगा, और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रही है दो टर्म, और ये 4 भी कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 4x, ये प्लस 4x, ये इधर आएगा तो 8x हो जाएगा, इधर 0। इसका मतलब x का मान 0 आ रहा है। अब x का मान 0, इसका मतलब y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, और y एक्सिस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, आर्गेंट प्लेन में हम y एक्सिस को तो हम काल्पनिक अक्ष बोल रहे थे। ठीक है, इसका मतलब जो आपका z है वो कहाँ होगा, काल्पनिक अक्ष पर होगा, यानी इमेजिनरी एक्सिस। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, ओके, अब इसकी पहचान कैसे करनी है एग्जाम में, देखो यहां पे सेम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, सेम संख्या में भी रियल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 है ना, अगर मैं यहां पे लिखूं माइनस, यहां पे 7 और यहां पे 7, अब माइनस प्लस कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, और यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो भी सेम आंसर आएगा। दूसरी बात यह कि बराबर में 1 होना चाहिए। दूसरी बात क्या, बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, एक तो ये कि यहां पे सेम संख्या वास्तविक भाग के साथ हो और यहां पे 1 हो, तो उस केस में अगर यहां पे वास्तविक भाग है ना तो आपका उत्तर काल्पनिक अक्ष आएगा। ठीक है, बराबर 1 होने पर। अब यहां पे देखो बराबर में 1 है, यहां भी सेम संख्या है, लेकिन वास्तविक भाग नहीं है, अब की बार आयोटा के साथ आ रहा है ना, तो अगर आयोटा के साथ आएगा तो आपको वास्तविक अक्ष पे ऑप्शन, वास्तविक अक्ष जो ऑप्शन आपका उस पे टिक करना है, यानी रियल एक्सिस, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसमें मैंने लिख दिया सेम ऑप्शन आर हियर, मतलब इसके लिए भी ये 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके लिए वास्तविक अक्ष कैसे आएगा तो उसको भी देखते हैं। तरीका करने का यही है हमारा। सेपरेट मोड यूज करेंगे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास भेज देंगे, क्योंकि राइट साइड तो 1 ही है ना, तो वो एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, यानी मोड ऑफ z माइनस 5 आयोटा इक्वल मोड ऑफ z प्लस 5 आयोटा, ये हो गया। ठीक है, अब z को क्या लिखे, x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y आएगा, और एक आयोटा की टर्म ये है तो y माइनस 5 हो गया, इधर x प्लस आयोटा y प्लस 5 हो गया। अब इनका मापांक हमको निकालना है, क्या आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी मतलब आइटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। सोल्व करो इसको, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई, इधर वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 वाई, ये कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, ये इधर आएगा तो 20 वाई बराबर
0, इसका मतलब y का मान 0, y का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब x पे लाई कर रहा है, और x को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वास्तविक अक्ष बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, वास्तविक अक्ष होगा। ठीक है, ये दूसरे का आंसर होगा, सेकंड पार्ट का। ओके, ठीक है, पहचान क्या, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, और बराबर एक होना चाहिए। अब ये देखो कि ये काल्पनिक भाग है या वास्तविक है, आयटा के साथ वाला है या रियल पार्ट है। अगर रियल पार्ट होता तो आंसर इमेजिनरी अक्ष से जाता, और अगर ये आयटा की टर्म के साथ है तो इसका आंसर रियल अक्ष से जाएगी, यानी वास्तविक अक्ष से जाएगी। ठीक है, वास्तविक अक्ष होगी, और इसमें इमेजिनरी थी, काल्पनिक थी। ओके, तीसरे को देखते हैं। अगर ये यहाँ पे अलग अलग आ जाए, बराबर में अभी भी एक ही है लेकिन ये संख्या अलग अलग हो, ठीक है, अगर ये संख्या सेम थी और वास्तविक भाग था, सेम थी और वास्तविक भाग था, तो हमने इमेजिनरी अक्ष यानी काल्पनिक अक्ष पे टिक लगाया था। और यहाँ पे चीज तो वही है, ये दोनों वास्तविक संख्या दे रखी है आपको, बराबर में एक भी है, लेकिन ये समान नहीं है। इसमें तो समान थी तो जो ओरिजिनल आपका अक्ष था वो ही आ रहा था, है ना। और यहाँ पे वास्तविक भाग है, बराबर में एक भी है, लेकिन ये जो संख्या ये समान नहीं है, तो जो इसमें आया था वास्तविक अक्ष, वो अक्ष ना आकर उसके समांतर रेखा जाएगी, यानी इसमें जो उत्तर होगा वो क्या होगा, काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा। कैसे आएगी वो देखते हैं। तरीका करने का भी इसमें भी वही है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, z माइनस 2, ऊपर वाले को मैं लिख रहा हूं x माइनस 2 प्लस आयोटा y, इसका मापांक बराबर हो जाएगा z प्लस 3, यानी x प्लस 3 प्लस आयोटा y, इसका मापांक। अब इनको सोल्व करो तो क्या आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इधर भी x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इनको सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। ओके, तो कितना आएगा, ये हो गया 10x, और ये आएगा -5 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, जीरो तो नहीं आया, जीरो तो नहीं आया। x बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब x बराबर कांस्टेंट, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे है -1/2। ठीक है, x बराबर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है, -1/2 है ना, तो उस पॉइंट से होती हुई एक लाइन जाएगी जो y के समांतर होगी, और यहाँ पे जो y है वो क्या है, काल्पनिक अक्ष है, तो काल्पनिक अक्ष के समांतर एक रेखा जा रही है। ठीक है, अगर मान लो ये 0 के बराबर होता तो यही अक्ष हो जाता, जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था, और वो 0 के बराबर कब आएगा, जब ये संख्याएं सेम होंगी, उस केस में। और अगर संख्याएं सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उस केस में क्या आएगा, ये जो अक्ष है आपका काल्पनिक अक्ष, इसके समांतर कोई एक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिखे, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष इन दोनों में चेंज करना था, के समांतर रेखा, इसमें भी के समांतर रेखा, तो कौन सा ऑप्शन होता, इसमें आंसर आएगा, चलो मैं लिख देता हूं, आंसर लिख देता हूं। यहां पे आया क्या हमारे पास, यहां पे देखो, यहां पे अगर वास्तविक है ना तो आंसर काल्पनिक में आएगा। ठीक है, समान है तो काल्पनिक अक्ष, असमान है तो काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। अभी तक हमने देखे थे कि बराबर में एक हो तो उस केस में क्या आएगा, है ना, बराबर में एक थे तो 3 ऑप्शन बन रहे थे, मतलब 3 अलग अलग पार्ट बन रहे थे। क्या 3 रिजल्ट हमने निकाले बराबर में एक होने के बावजूद भी। अगर ये दोनों सेम है और वास्तविक है तो काल्पनिक अक्ष आई थी, अगर ये दोनों सेम है और आयटा के साथ हैं तो वास्तविक अक्ष आई थी, इसमें काल्पनिक और इसमें वास्तविक आई थी। अगर ये दोनों वास्तविक है लेकिन असमान है तो क्या आएगा, काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा। ये वास्तविक है तो आंसर में काल्पनिक आएगा, समान है तो, अगर समान है तो वो अक्ष बन जाएगी, और अगर समान नहीं है तो उस अक्ष के समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, अगर बराबर में एक नहीं हो, एक के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, अब एक के अलावा कुछ भी का मतलब क्या है कि यहां पे नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर आप मापांक यूज कर रहे हो और वो ऋणात्मक नहीं होता है ना, तो एक के अलावा कुछ भी हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा,
तरीका करने का वही है, रिजल्ट क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पे एक के अलावा कुछ भी हो तो उसका उत्तर होगा वृत्त, यानी यहाँ पे जो जेड है वो वृत्त पे स्थित होगा। कैसे होगा? तरीका करने का वही है तो वही हम यूज करेंगे, यानी मोड ऑफ z माइनस 3 इक्वल ट्वाइस ऑफ z प्लस 3, मोड ऑफ z प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ये आ गया x माइनस 3 प्लस आयोटा y, इसका मापांक, और इधर 2 गुणा x प्लस 3 प्लस आयोटा y का मापांक, ठीक है। अब इसका मापांक निकालो, क्या आएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इधर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और हम यहाँ पे रूट नहीं लगा रहे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर का स्क्वायर होगा तो 4 बनेगा, पूरे का स्क्वायर करेंगे ना तो 2 का 4 हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया। अब इनको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, गुणा कर दो 4 को अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इधर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36, ये इधर आएगा तो 3x स्क्वायर, ये इधर आएगा 3y स्क्वायर, ओके, और ये इधर आएगा प्लस का 30x, और ये इधर आएगा प्लस का 27 बचेगा, बराबर 0, ठीक है। ये आ गया, 3 से भाग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0, ये आ गया। अब देखो ये किसका समीकरण है? ये वृत्त का समीकरण है ना, जिसका केंद्र क्या है? x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा कितना आएगा? -5 माइनस x के गुणांक का आधा, और y वाली टर्म है नहीं तो 0, ये केंद्र हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0, ये आ रहा है हमारा। और इससे हमको पता लग गया कि जब हम 2D पढ़ेंगे तो आपको जो सर्कल के जितने भी इक्वेशन बन सकते हैं ना, उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन आ रहा है, मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो बराबर में कुछ भी हो एक के अलावा, तो उस केस में क्या आएगा? जो जेड है वो वृत्त पर स्थित होगा, तो चौथे वाले में क्या आएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना। क्या कह रहा है देखो, z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा बराबर 2 हो तो z कहां स्थित होगा? 2 ऑप्शन वृत्त के हैं और उन दोनों में केंद्र को बदल रखा है, और 2 ऑप्शन वास्तविक और काल्पनिक अक्ष के समांतर रेखा बता रखी है। तो यहां पे आपको जो z दे रखा है, जो z दे रखा है, जल्दी जा, हाँ, यहां पे आपको मापांक किसका दे रखा है? z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, और वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। तो z आपसे पूछा गया है, z माइनस z1 इसका मापांक बराबर a, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये फॉर्मेट आपको जहां भी दिखे, ये फॉर्मेट आपको जहां भी दिखे, तो उस केस में ये वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, वृत्त को दर्शाएगा, मतलब ये वृत्त के समीकरण को दर्शा रहा है, ठीक है। कौन से वृत्त के समीकरण को दर्शा रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या तो बराबर में जो है वो होगी, यानी a होगी, ठीक है। और उस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या होगा? उस वृत्त का केंद्र इस z1 के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मैं लिख देता हूं, केंद्र क्या होगा? z1 के क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ठीक है। मान लो z1 है आपका 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो जो ये अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं 2 माइनस z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, और बराबर मान लो है आपका 4, ठीक है। तो उस केस में ये किसको दर्शा रहा है? ये एक वृत्त को दर्शा रहा है जिसका केंद्र तो है 2,3 और त्रिज्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा? z माइनस z1 है ना, तो माइनस साइन आपको कॉमन लेना है, z माइनस z1 बनाना है। तो मैंने लिखा z माइनस कॉमन लेने के बाद 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, और बराबर कितना है? 2 है। अब यहां पे देखो r का मान तो 2 है, त्रिज्या तो 2 है, और केंद्र क्या आएगा?
केंद्र आएगा 3,-4। ये जो Z1 है, जो Z1 है इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, ठीक है, वो उसके सेंटर होंगे, यानी 3,-4 इसका केंद्र हो गया, त्रिज्या 2 होगी। अब चेक करो, -3 4 नहीं, 3 -4 हाँ, वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र कितना है 3,-4 है, ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट होगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इस टाइप से आपको Z माइनस करके कुछ दे रखा हो और उसका मापांक बराबर कोई संख्या दे रखी है, तो ये जो संख्या है ये तो त्रिज्या होगी उस वृत्त की, और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जो आपके पास बचेगा ना, उसका क्रमिक युग्म आपको बताना है, क्रमित युग्म, है ना। तो वो जो क्रमित युग्म आएगा यानी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 और -4 आ रहा है, तो वो केंद्र को व्यक्त करेगा, ठीक है, उस वृत्त के केंद्र को बताएगा। ओके, ठीक है, अब ये टॉपिक लगभग हमारा पूरा होता है, और अब जो दूसरा पार्ट है इसका उस पर डिस्कस करते हैं, और वो है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, वो अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के रूप में हो तो क्या संबंध होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं पहले। तो अब देखते हैं, अगर सम्मिश्र संख्याएं त्रिभुजों के शीर्ष के रूप में हो तो रिलेशन क्या आएगा। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड 3 रिजल्ट और आएंगे, वो अब भी आपको ध्यान रखने हैं। यदि z आइटा z, z प्लस आइटा z, ये दो, और फिर तीसरा है कि इन दोनों का योग, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो z है वो a प्लस आइटा b है, ठीक है, तो आइटा z क्या आएगा, यानी आइटा से z को मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले मैं इसको कर रहा हूं ताकि वास्तविक भाग मेरे को मिल जाए, आइटा इंटू आइटा -1 इंटू बी यानी -b, और इसको आइटा से करोगे तो आइटा a, और तीसरा क्या है, दोनों का योग यानी z प्लस आइटा z, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी प्लस आइटा के बाद a प्लस बी या b प्लस a, ठीक है। ओके, अब ये 3 शीर्ष हैं हमारे पास, है ना। ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं लिखूं तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास, पहले वाले का ab, दूसरे वाले का -ba, और तीसरे वाले का क्या आएगा a माइनस बी कोमा a प्लस बी, ठीक है। अब अगर किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास हैं तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मोड के अंदर होता है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ओके, 1 2 3 इनका साइक्लिक ऑर्डर आपको लेना है, बाहर x वाले रहेंगे अंदर y वाले रहेंगे, ठीक है। 1 2 3, फिर 2 के बाद 3, फिर वापस 1, फिर 3 के बाद 1 2, ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर है। अब इसमें आपको मान रखने हैं, अब मान किसके रखे जाएंगे, देखो इसको तो मान लिया मैंने x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, इसको x3 y3, ठीक है। यहां पे मान रख दो 1/2 मोड ब्रैकेट x1 a y2 माइनस y3, यानी a माइनस साइन चेंज कर दो, -a माइनस b हो गया, प्लस x2 क्या है -b, तो यहां पे लिखा मैंने -b, इंटू y3 a प्लस b माइनस y1 b, x3 a माइनस b, y1 b माइनस y2 a, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, ये कैंसिल हो गया और यहां पे ये कैंसिल हो गया, यहां पे कैंसिल नहीं हुआ, ये क्या -b इंटू a यानी -ab, और यहां पे क्या a इंटू -b -ab। ओके, यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आएगा, बाहर आएगा तो प्लस 2ab और ये माइनस के 2ab कैंसिल हो गया, बचा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है, यानी 1/2 मोड के अंदर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, और मोड की वजह से माइनस हट जाएगा तो आएगा क्या 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं कि मोड ऑफ z वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है ना, बोथ साइड में स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, मोड ऑफ z का स्क्वायर है ना। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा 1/2 गुणा मोड ऑफ z का स्क्वायर आएगा, है ना, इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, देखो जब भी z आइटा z, z प्लस आइटा z हो ना, z आइटा z और
z और यहाँ पे आइटा z की टर्म हो, ठीक है, तो ही आपको इस पे टिक लगा के आना है। ओके, अब इनके साइन की बात करते हैं, मतलब 3 रिजल्ट की बात करते हैं। एक रिजल्ट तो यही हो गया कि जब z आइटा z और z प्लस आइटा z हो, है ना, तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना मोड ऑफ z का स्क्वायर होगा। बाकी जो 3 रिजल्ट है उनमें बस इन्हीं का साइन चेंज करना है। पहले वाला एज इट इज रहेगा, बाकी इन दोनों का साइन चेंज करते रहेंगे। तो अब इन दोनों के साइन 4 तरीके से बदल सकते हैं, जिसमें एक दोनों में प्लस को तो मैंने ले लिया है, बाकी 3 तरीके और है ना। तो उन तीनों में भी रिजल्ट यही रहने वाला है, यानी क्षेत्रफल 1/2 गुना मोड ऑफ z का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। z को आप लेट कर लो, सपोज a प्लस आइटा b जैसे मैंने लेट किया, या फिर x प्लस आइटा y टर्म में आप लेट कर लो, और बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट हैं उनको भी आप निकाल लो। ऑर्डर्ड पेयर में कोऑर्डिनेट लिखोगे और फिर वो फॉर्मूला लगाओगे, काफी लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, एक तो ये खुद ही हो गया, दूसरा क्या है, z इसका साइन मैंने चेंज कर दिया, माइनस आइटा z माइनस आइटा z। ठीक है, तीसरा z इसको मैंने पॉजिटिव रखा और यहां पे मैंने आइटा z को नेगेटिव कर दिया। और चौथा रिजल्ट, z और इसको मैंने नेगेटिव कर दिया और इसको मैंने पॉजिटिव रखा। ठीक है, तो इन 3 रिजल्ट में भी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यही रहने वाला है। ओके, खास बात यह है कि यहां पे साइन इसका आइटा z का प्लस हो या माइनस हो, यहां भी प्लस हो या माइनस हो, या फिर यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस हो, दोनों में प्लस प्लस हो, दोनों में माइनस माइनस हो, यानी चारों ही केस में आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, 1/2 मोड ऑफ z का स्क्वायर करके आना है आपको। ठीक है, ओके, तो ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट था, तो इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया कि त्रिभुज के शीर्ष इस रूप के हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज के लिए पहले मैं इसको पूरे को रफ कर दूं। अगर Z1, Z2 और Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो उस केस में आपको 2 रिजल्ट याद रखने हैं, और वो क्या, एक तो ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये आपको ध्यान रखना है। अगर Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो उस केस में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के बराबर आएगा। और इसी केस में यानी Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो केंद्रक क्या होगा। अब देखो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो केंद्रक लंब केंद्र, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र एक ही होगा समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर केंद्रक ही पूछा गया है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लंब केंद्र पूछे, चाहे केंद्रक पूछे, चाहे अंतःकेंद्र पूछे, चाहे परिकेंद्र पूछे, है ना, उसको मैं Z0 बोल देता हूं, Z0। ठीक है, तो Z0 क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। ठीक है, ये 2 रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब इन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष Z1 Z2 है और तीसरा आपको मूल बिंदु दे दिया। ठीक है, यानी 0,0, तो क्या रिलेशन होगा। अब जो तीसरा शीर्ष है वो तो इसका मूल बिंदु है ना, तो जहां पे Z3 है वहां पे आप 0 रख दो। ठीक है, किस रिलेशन में, पहले वाले रिलेशन में, है ना। तो जहां पे Z3 है भाई पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं है, मतलब मूल बिंदु है, 0 है। ठीक है, तो यहां पे 0 पुट करो, क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्यों, Z3 आ रहा है, 0 इंटू Z2 0, 0 इंटू Z1 0। हाँ, तो बच्चा क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 Z2, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 Z2। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तीसरा शीर्ष मूल बिंदु है, तो तीसरे वाले को मतलब Z3 को आप 0 कर दो, बचेगा क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 Z2। ठीक है, ओके, ये देखते हैं, यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो और Z0 यानी Z0 केंद्रक हो तो इसका मान क्या आएगा। अच्छा, अब देखो केंद्रक वाले से हम क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर मैं निकालूं तो 3 टाइम हो जाएगा Z0 का, ये इधर आके गुणा हो गया। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, इन तीनों का स्क्वायर,
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। तो मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूं। वर्क करूंगा तो आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 होल स्क्वायर, और इधर आएगा 9z0 स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इंटू 2 कॉमन ले लिया मैंने, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 बराबर 9z0 स्क्वायर। अब इतने की वैल्यू देखो क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली की वैल्यू, यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी से, अगर ये त्रिभुज संभव त्रिभुज के शीर्ष है z1 z2 z3, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट वाली यही तो है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी ये वाली ये z3 है, ये वाली और ये वाली सेम है। ठीक है, तो ये ही वैल्यू यहां पे आ रही है, लेकिन 2 से गुणा होके आ रही है ना। तो इस संख्या का दुगुना और एक ये खुद है, तो 3 टाइम हो गया ना ये, तो क्या लिखेंगे हम इसको 3 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल 9z0 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 इसमें भाग करेगा तो कितना आएगा, 3 बचेगा, यानी 3z0 स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा था हमसे, क्या आएगा 3 गुणा z0 स्क्वायर, 3 गुणा z0 स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, ठीक है। अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष की बात की जाए तो क्या होगा, देखो ये मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, इसके शीर्ष हैं Z1 Z2 Z3 और Z4। ठीक है, तो अब आपसे बोला जाएगा कि अगर Z1 Z2 Z3 Z4 किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो उस केस में Z1 Z2 Z3 Z4 में क्या रिलेशन होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, डायगोनल प्रॉपर्टी। जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसका मतलब AC का समद्विभाजक जो मिड पॉइंट है वो ये होगा, और BD का मिड पॉइंट भी यही होगा। तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, Z1 प्लस Z3 अपॉन 2, और इधर BD का भी मिड पॉइंट वही है, तो बराबर कर दो Z2 प्लस Z4 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट क्या आया, Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4। अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं Z1 Z2 Z3 Z4, क्रमागत शीर्ष है ना, ABCD। ठीक है, पहले वाले का Z1, दूसरे का Z2, तीसरे का, चौथे का। ठीक है, तो उस केस में ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जो यहां पे शीर्ष है उसके अपोजिट, उसके सम्मुख शीर्ष दोनों को जोड़ना है। ठीक है, बाकी जो बच गए उन दोनों को जोड़ना है। ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमागत शीर्ष Z1 Z2 Z3 Z4 हैं, तो Z1 Z2 Z3 Z4 में क्या संबंध होगा, क्या होगा, Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4। ठीक है, तो आज के कुछ क्वेश्चंस थे, ये मैंने करवा दिए। अगले लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकाला जाता है।